ओके, वेलकम टू आवर चैनल इग्नू पाथवेज। जैसा कि हम लोग पिछले कड़ी में देखे हैं कि एमएचआई 1 के हम लोग क्वेश्चंस को चर्चा किए थे। आज समय है, आज हम लोग एमएचआई 2 के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका एग्जाम 13 जून को निर्धारित किया जा चुका है। तो आप सभी लोगों का इग्नू पाथवेज में स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड जो एमएचआई 2 पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज डील करेंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो लॉन्ग में इंपॉर्टेंट होंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस जो शॉर्ट में इंपॉर्टेंट होंगे, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि एमएचआई 1 का जो हम लोग डिस्कशन किए हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं और वहां से जानकारी आप ले सकते हैं कि एमएचआई 1 का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विऔपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं और इस संदर्भ में अपने विचारों की व्याख्या करें। तो औपनिवेशीकरण का मतलब ही होता है कि हम जब देख चुके हैं साम्राज्यवादी नीति के तहत कि हमारा देश जो है वह ब्रिटेन का गुलाम था। इसके अलावा अफ्रीका महादेश भी है और उससे पहले अगर हम देखें तो अमेरिका में भी बहुत सारे देश जो हैं वो ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं। तो इस प्रक्रिया में कैसे हम गुलामी से आजाद हुए, कैसे हम गुलाम हुए और उसमें किन किन लोगों का योगदान है, उस सारे बातों को हम इस क्वेश्चन में स्पष्ट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जनसंख्यांकिकी और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के संबंध का विश्लेषण करें। यानी जनसंख्या और समाज क्या चीज होती है, जनसंख्या से समाज में क्या बदलाव होता है, इसके बारे में हम इस प्रश्न में आर्थिक परिवर्तन के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तीसरा प्रश्न अगर हम देखें तो राज्य की उदारवादी अवधारणा की व्याख्या करें। यानी उदारवादी लोग जो होते हैं, जो काफी उदार होते हैं, वो राज्य की कल्पना किस हिसाब से करते हैं। अगर हम अपने देश के संदर्भ में देखें तो हमारे देश में भी उदारवादी कुछ नेता रह चुके हैं जो देश को आजाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो इस बारे में, इस थ्योरी के बारे में हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रवाद क्या है, आधुनिक विश्व में राष्ट्रवाद के उदय पर टिप्पणी लिखे। राष्ट्रवाद के बारे में हम जैसा पहले भी जानते हैं कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जिसके तहत हम देश को आजाद करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जो लोग भी इसमें जुड़े हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रवाद के क्या प्रभाव हुए उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। उसके बाद अगर हम देखें नाभिकीय शस्त्र प्रतिस्पर्धा और नाभिकीय विस्तार को रोकने की कोशिश को लिखें। तो जैसा कि हम एमएचआई 1 में भी देखे थे कि ये जो नाभिकीय शस्त्र प्रतिस्पर्धा है, यानी साम्राज्यवादी लोग जो होते थे वह चाहते थे कि हमारा जो नाभिकीय शस्त्र है वह अधिक से अधिक बढ़े ताकि हम पूरे विश्व में कब्जा जमा सके। इसमें दो देश काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं, एक तो हमका अमेरिका रहा है, दूसरा अगर हम बात करें रूस रहा है। क्योंकि ये दो देश जो हैं 1945 के विश्व युद्ध के बाद इन दो देशों में एक होड़ लग गई। किस चीज की होड़ लग गई कि हम किस तरह से नाभिकीय शस्त्र को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं ताकि पूरे विश्व पर हम ब्रिटेन की तरह ही राज कर सके। उसके बाद अगर हम देखें तो आगे हमारा क्वेश्चन है आधुनिक विश्व में नौकरशाही से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए आधुनिक विश्व में नौकरशाही से आप क्या समझते हैं, यानी कौन से लोग हैं जो आधुनिक विश्व में नौकरशाही कर रहे थे, यानी दूसरे पे शासन कर रहे थे, उनके बारे में हम देखेंगे। अगला प्रश्न है वाणिज्यिक की पूंजीवाद के उदय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की व्याख्या करें। यानी वाणिज्य और पूंजीवाद क्या होता है, यानी पूंजीवाद में कौन से लोग होते हैं जो अपनी पूंजी लगाते हैं, उनका जो लाभ होता है। इस विचारधारा के सबसे घोर अगर कोई विरोधी रहे हैं तो वो मार्क्स हो रहे हैं, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा हमेशा चाहती थी कि समाज पर सभी लोगों का समान अधिकार होना चाहिए, जो पूंजीवादी व्यवस्था के घोर विरोधी रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में हम उससे रिलेटेड हम सारा जानकारी देखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें अगले प्रश्न में तो हमारा है साम्राज्यवाद को समझने और व्याख्या करने के विभिन्न तरीका का विश्लेषण करें, जिसके बारे में हम पहले भी डील कर चुके हैं। साम्राज्यवाद क्या होता है एमएचआई 1 में भी। अगर आप इस क्वेश्चन को विस्तार से जानना चाहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर्स आप विस्तार से समझना चाहते हैं, तो इसके लिए तमाम पीडीएफ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। जो पीडीएफ आपके लिंक में रहेगा आप वहां से जाकर इस पीडीएफ के माध्यम से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स कैसे लिखेंगे वो भी हम देख सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं राज सत्ता पे मार्क्सवादी दृष्टिकोण की विवेचना करें। अभी जस्ट हमने चर्चा किया कि मार्क्सवादी विचारधारा जो है वो हमेशा पूंजीवादी विचारधारा के अलग होती है, क्योंकि मार्क्सवादी चाहते थे कि एक ऐसी समाज की कल्पना होनी चाहिए जिसपे हर लोगों का समान अधिकार होता है। यही मार्क्सवादी विचारधारा है, इसके बारे में इसमें चर्चा करना है।
अगर अंतिम प्रश्न की हम बात करें जो काफी इंपॉर्टेंट है कि उपभोक्तावाद की व्याख्या कीजिए और उपभोक्तावाद की प्रत्यक्ष आलोचना की चर्चा कीजिए। उपभोक्ता क्या होता है? हम कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं, उसका उपभोग करते हैं तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। तो उस विचारधारा के बारे में इसमें बताना है कि इसमें उपभोक्तावाद जो है वह किस तरह से अपने समाज में उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उसका क्या प्रॉफिट होता है, उसका क्या लॉस होता है, इसके बारे में इस प्रश्न में हमको चर्चा करना है। अब अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप की बात करें, जो हमारे एग्जामिनेशन में 2 लिखने होते हैं, ये 10-10 नंबर का होता है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, हम आपको पूंजीवादी पर मार्क्स के विचार हो गए, नौकरशाही के विभिन्न प्रकार हो गए, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो काफी इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जब पूरा विश्व जो है वो 2 खेमों में बट चुका था। कुछ लोग जो थे वो रशिया को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग जो है अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसे में एक तीसरी दल सामने आई जिसकी विचारधारा हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी से भी मिलता है। नेहरू जी इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व भी कर रहे थे। तो इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत के साथ ऐसे देश सामने आए जो उन साम्राज्यवादियों विचारधारा के खिलाफ थे, यानी जो लोग अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते थे, जो लोग रशिया के साथ नहीं जाना चाहते थे, ऐसे लोग एक तीसरे दल बनाए जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम दिया गया। यानी वह किसी पक्ष में नहीं है, वो लिबरल है, यानी वह किसी भी साम्राज्यवादी विचारधारा से अलग होकर भी देश का कल्याण करने में अपना मदद कर रहे हैं, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का काफी ज्यादा योगदान रहा है। उसके बाद हम वाणिज्यिक पूंजीवाद जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला युद्ध काफी फेमस है। गुरिल्ला का मतलब ही होता है छिपकर छापामारी युद्ध करना, जिसमें हमारे देश में हमारे महान शासक जो शिवाजी वो काफी इसमें प्रसिद्ध रहे हैं। उसके बाद औद्योगिकीकरण समाज, यानी जिस समाज में औद्योगिकीकरण होता है वहां के बारे में हम देखें कि कैसा समाज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे ये जो लॉन्ग प्रश्न है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वी औपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं और उनके विचार के बारे में संदर्भ में व्याख्या करें। तो इससे रिलेटेड जो पीडीएफ आपको दी जाएगी उसमें आपके प्रश्न का आंसर कैसा होगा, आप किस तरह से आंसर्स को लिखेंगे, उसके बारे में हम यहाँ एक आपको डेमो दे सकते हैं। देखिए, जैसे आप इस क्वेश्चन का शुरुआत कर रहे हैं, वी औपनिवेशीकरण क्या होता है? वी औपनिवेशीकरण का अर्थ है कि औपनिवेशिक शासन से मुक्त होना और स्वतंत्रता प्राप्त करना। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारा देश जो है भारत वह लगभग 200 सालों तक ब्रिटेन का गुलाम रहा। तो हम उस गुलामी से आजाद होने में जिन प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हैं उसके बारे में ही हम इस टॉपिक में चर्चा करते हैं। यह प्रक्रिया 20वीं शताब्दी की है कि मध्य में व्यापक रूप से हुई जब एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे कई देश यूरोपीय उपनिवेशवाद के शक्तियों से स्वतंत्रता प्राप्त की। अगर हम आंदोलन की भी बात करें तो हमें सबसे पहले प्रत्यक्ष आंदोलन जो है वो अमेरिकी क्रांति से मिलती है जिसकी शुरुआत 1776 में हुई। अगर उसके बाद हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट में देखें तो वहां फ्रांस की क्रांति हुई है जो 1789 में हुई है। उसके बाद अगर हम रूस की क्रांति के बारे में देखें जिसकी शुरुआत 1917 में हुई है। हमारा देश जो है वो 1947 में आजाद हुआ। तो इस प्रकार से साम्राज्यवादी विचारधाराओं से हम लोगों को मुक्त करने में जिन प्रक्रियाओं का योगदान रहा है उसे ही हम वी औपनिवेशीकरण के बारे में कहते हैं। अब देखिए इस पे कौन कौन से विचार है उसके बारे में हम देखते हैं। अब पॉइंट वाइज आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान और पहचान, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, ये सारे आंसर्स जो है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसको देखने के बाद आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि आपको एग्जामिनेशन में किस तरह के आंसर्स को लिखना है। तो इस तरह से एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस आंसर्स को डील करेंगे, जिसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। लिंक में पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए या उनसे संबंधित जानकारी लेने के लिए आपको जो संपर्क दिया गया है, जो फोन नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क करेंगे। आपको हर क्वेश्चन का आंसर इस तरह के पीडीएफ में आपको दिया जाएगा ताकि आप आगे चलकर अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे अंक उठा पाए। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये जो प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप के होते हैं जिसको आपको 5 से 6 पेज में लिखना होता है। अगर शब्दों की हम चर्चा करें तो लगभग 500 से 1000 के बीच में आपको लिखने होते हैं। तो इसके लिए अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो वो आप इस चैनल के माध्यम से समय समय पर लेते रहेंगे। अब अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार आप जुड़े हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम आप जानते ही है, इग्नू पाथवेज है। और MHI 1, MHI 2, MHI 3 ऐसे करके हर चैप्टर्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ये सीरीज जो अभी शुरुआत किया गया है, इस कड़ी को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे। यही नहीं रुकेगी हमारी कारवां जो है वो आगे और भी सब्जेक्ट्स में जाएगी,
बहुत जल्द हम पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस के साथ भी आपके साथ चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स की भी चर्चा करेंगे। कॉमर्स की वीडियो आप देख ही रहे हैं, शुभम सर के द्वारा हमारे चैनल में अपलोड किया जा रहा है। तो धीरे धीरे हम इस जो हमारा ये जो चैनल है, इसमें हम हर प्रकार के सब्जेक्ट्स, हर प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कैरी अप करेंगे। अब बस आपसे यही निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।